कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नवगीत। इसके पहले मैंने आपको पुरानी जो वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत समकालीन कविता और नई कविता। और आज हम लोग पढ़ेंगे नवगीत और गज़ल। तो नवगीत क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रमुख रचनाकार कौन है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आइए शुरू करते हैं। तो नवगीत ना केवल नएपन की तलाश है और ना कोई कविता का नया संस्करण है, अपितु यह एक स्वतंत्र विधा है। कहने का ये अर्थ हुआ कि नवगीत जो है ना सिर्फ नएपन की तलाश है और ना कोई कविता का नया संस्करण है, बल्कि ये क्या है, एक स्वतंत्र विधा है। मतलब ये कविता से अलग एक विधा है नवगीत। इसका सर्वप्रथम नामोल्लेख फरवरी 1998 में प्रकाशित राजेंद्र प्रसाद सिंह के गीतांगनी नामक काव्य संग्रह में मिलता है। तो इसका जो पहला आपका उल्लेख मिलता है वह है 1958 में इनके द्वारा राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा एक काव्य संग्रह लिखा गया है जिसका नाम है गीतांगनी। तो इस काव्य संग्रह के गीत अनेक वर्गों में विभक्त हैं, यानी अलग अलग खंडों में अलग अलग भागों में बांटे गए हैं और उनका विभाजन अवैज्ञानिक है, मतलब वैज्ञानिक नहीं है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, चाहे मिश्र बंधु ने लिखा, तो उसको वर्गों में बांटा जो वैज्ञानिक विभाजन था। लेकिन इस गीत संग्रह में जो वर्ग बांटे गए हैं उसका कोई विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है। परंतु इन गीतों को दिया जाने वाला नाम नवगीत पर्याप्त लोकप्रिय हो गया। यद्यपि यानी हालांकि उस कवि ने यह नाम छायावादी और छायावादोत्तर गीतों से अपने काव्य की पृथकता देने के लिए अपनाया था। तो ये जो गीत है नवगीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये छायावाद और छायावादोत्तर के बाद की कविता के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक अलग नाम देने के लिए, मतलब छायावाद से और छायावादोत्तर जो गीत हैं, काव्य हैं, उनसे अपने गीतों को, अपनी कविता को अलग करने के लिए उन्होंने काव्य को अलग दिशा देने के लिए यह नाम नवगीत नाम अपनाया था। किंतु जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि नवगीत एक नई विधा है। मतलब ना तो ये छायावादी है, ना प्रयोगवादी है, ना प्रगतिवादी है। तो ये क्या है, एक अलग नई विधा है जो लोक चेतना, लोक संस्कृति, जातीय संस्कार और जातीय सौंदर्य बोध से जुड़ने की अपनी निजी विशेषता के आधार पर विकसित हुई है। किस विशेषता के आधार पर? निजी विशेषता। और किससे जुड़ती है? लोक चेतना से, लोक संस्कृति से, जातीय संस्कार से और जातीय सौंदर्य बोध से। यद्यपि इससे पूर्व गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ सिंह भी लोक संस्कृति, यहाँ गलत लिखा हुआ है, लोक संस्कृति लिखा हुआ है, तो यहाँ लोक संस्कृति होगा, का भाव प्रदर्शित कर चुके थे। यानी नवगीत से पहले जो लेखक हुए, गिरिजा कुमार माथुर हो या भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय और सिंह, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ सिंह, इनकी कविताओं में भी लोक संस्कृति के भाव मिलते हैं नवगीत से पहले। परंतु उनमें केवल लोकोन्मुखता ही नहीं थी, नई कविता की विशेषता भी विद्यमान थी। कहने का ये अर्थ हुआ कि वो लोगों के जीवन से कम जुड़ी हुई थी, बल्कि नई कविता की विशेषता उनकी कविताओं में क्या थी? विद्यमान थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनमें से कोई प्रयोगशीलता में उलझ गया, कोई नई कविता की ओर मुड़ गया, तो कोई लोक संवेदना की ऊपरी सतह पर ही तैरता रहा। तो नवगीत जो था वो लोक संवेदना का गीत था, लेकिन जो पहले कविताएं लिखी गईं, जो मैंने कवियों का नाम लिया, उनमें कोई ना कोई कवि प्रयोग, मतलब कविता को प्रयोग करने में उलझ गया और कोई नई कविता की ओर मुड़ गया। नई कविता किसे कहते हैं हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं।
तो कोई लोक संवेदना की ऊपरी सतह पर, मतलब जाना चाहिए लोक संवेदना में, लोगों के हृदय में स्थापित करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कर नहीं पाए, बल्कि ऊपर ऊपर ही तैरते रह गए। लोक जीवन के रस से सिंचित होने का प्रयास नवगीत में ही दिखाई देता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि लोक जीवन के रस से, यानी किससे सिंचित हुआ है, किससे सींचा गया है नवगीत? लोक जीवन के रस से, लोगों के जीवन के रस से सींचा गया है नवगीत। यही इनका महत्व है नवगीतों का। जहाँ तक गीत विधा का प्रश्न है, विधा मानस हृदय के संवेगों को व्यक्त करने की आकुलता का परिणाम है। यह विधा किसका परिणाम है? मानस हृदय, यानी मनुष्य हृदय के संवेगों को व्यक्त करने की आकुलता का परिणाम, यानी मनुष्य के हृदय में जो अनेकों संवेग हैं, अनेकों भावनाएं जो हैं, उसको व्यक्त करने की जो छटपटाहट है, जो आकुलताएं हैं, बेचैनी है, वही नवगीत कविता परिणाम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। जब जब मानव अपने मन में सुख दुख, राग विराम की संवेदना को व्यक्त करने के लिए बेचैन हुआ, तब तब गीत का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ये तो पता ही है आपको कि कविता का जो जन्म होता है, चाहे किसी गीत का जो जन्म होता है, वह मानव अपने सुख दुख को प्रकट करने के लिए राग विराग, यानी जो अपने मन में प्रेम है, दुख है, उसकी संवेदना को व्यक्त करने के लिए बेचैन हो जाता है और कविता लिखता है या गीत लिखता है। नवगीत भी इसी प्रकार की एक कड़ी है। नवगीत भी इसी प्रकार से लिखा गया एक एक अलग से विधा है, पद्य की विधा है। जब मानव मन किसी सौंदर्य के खंड से, किसी राग के बोध से अथवा किसी सत्य के कोण से छू जाता है, वही गीत की भूमि होती है। कहने का ये अर्थ है कि जब मानव मन, यानी मनुष्य का जो मन है, जब किसी सौंदर्य को देखता है, किसी राग के बोध को देखता है और किसी सत्य को देखता है, तो वही गीतों में प्रस्तुत हो जाता है। नवगीत के स्वरूप को लेकर पर्याप्त चर्चा हुई है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर रामदरस मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, बाल स्वरूप राही, रविंद्र भ्रमर तथा कुंतल मेघ ने समय समय पर विविध पत्र और पत्रिकाओं में नवगीत के स्वरूप को क्या किया है? स्पष्ट करने की चेष्टा की है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत के 5 तत्वों का उल्लेख किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत के 5 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जीवन दर्शन, दूसरा है आत्मनिष्ठा, फिर है व्यक्तित्व बोध, फिर है प्रीति तत्व और परिसंचय। तो ये नवगीत के कितने तत्व हुए? 5 तत्व हुए। जीवन दर्शन, आत्मनिष्ठा, व्यक्तिबोध, प्रीति तत्व और परिसंचय। तो ये किनके तत्व दिए गए हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत के 5 तत्व दिए हैं। याद कर लेंगे इसको आप। जीवन, आत्म, व्यक्तित्व, प्रीति और परिसंचय। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत की परिभाषा करते हुए लिखा है कि नवीन पद्धति और विचारों के नवीन आयामों तथा नवीन भाषा सरणियों को अभिव्यक्त करने वाले गीत जब भी और जिस युग में लिखे जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? नवगीत। कहने का ये मतलब हुआ कि जब जब जिस काल में, जिस समय में नवीन पद्धतियों का जन्म होगा, नए विचारों का जन्म होगा, है ना, नए भावों का जन्म होगा, और उन भावों को प्रकट करने के लिए जब जब गीत लिखे जाएंगे, तो वही गीत क्या कहलाएंगे? उस युग के नवगीत कहलाएंगे। ठीक है, ये किन्होंने कहा है? डॉक्टर शंभू सिंह ने कहा है नवगीत की परिभाषा में। बाल स्वरूप राही ने आधुनिकता को नवगीत की अनिवार्य शर्त माना है ना, कि नवगीत की अनिवार्य शर्त क्या है? आधुनिकता। रविंद्र भ्रमर ने उसमें हार्दिकता तथा अनुभूति की प्रधानता अवश्य मानी है। तो रविंद्र भ्रमर ने नवगीत में किसकी प्रधानता मानी है? हार्दिकता की और अनुभूति, क्योंकि जब तक हृदय से मनुष्य का मन जुड़ेगा नहीं, स्वयं को अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो कैसे रचना करेगा। डॉक्टर रामदास मिश्र ने नवगीत की ये विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है अनुभूति की सच्चाई। किन्होंने बताया है? डॉक्टर रामदास मिश्र ने।
अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य बोध, आकार की लघुता, नवीन बिंबों, प्रतीकों, उपमानों की योजना। तो ये नवगीतों की क्या है, विशेषताएं हैं जो डॉक्टर रामदास मिश्र ने बताया। पहला है अनुभूति की सच्चाई। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य अनुभव करता है खुद के ऊपर, उस सच्चाई को कहाँ बयान करता है, नवगीत में। नवीन सौंदर्य बोध का, आपने देखा कि आदिकाल में अलग सौंदर्य बोध था कविताओं का, रीतिकाल में अलग हो गया। वैसे ही आपका नवगीतों का जो सौंदर्य बोध है वो अलग रहता है। आकार की लघुता, नवीन बिंबों यानी नए बिंबों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, उपमानों की योजना। तो ये नवगीत की विशेषताएं हैं जो रामदास मिश्र ने बताई हैं। परंतु प्रश्न यह है कि विशेषताएं तो सामान्य रूप से सभी गीतों की होती हैं, कोई भी गीत हो, ठीक है ना, चाहे किसी युग में लिखे गए हों, अलग अलग गीतों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग युग की अलग अलग विशेषताएं रहीं। अतएव नवगीत नाम क्यों दिया जाए, आखिर क्यों इसे नवगीत नाम दिया गया? क्या नाम नितांत भ्रामक नहीं है? क्या ये जो नाम है क्या लोग को भ्रम में नहीं डालता है? उत्तर यही है कि नवगीत की गीत विधा से पृथक करने वाला मूल तत्व लोकोन्मुखता का भाव ही है। तो नवगीत जो है वो खुद को अलग करता है, किस भाव से? लोकोन्मुखता के भाव से खुद को अन्य गीतों से अलग करता है। नवगीत की रचनाओं का एक विहंगम पर्यावलोकन यह सिद्ध कर देता है कि उनमें लोकोन्मुखता का भाव अत्यंत प्रबल है। सबसे अधिक भाव किसका मिलता है? लोकोन्मुखता का। इसी विशेषता ने नवगीत के स्वरूप को सजाया और संवारा है, उसे एक नई विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ नवगीतकारों की और उनकी रचनाओं की। तो यहाँ देखिए दिया गया है। पहले हैं धर्मवीर भारती, उनकी रचना है ठंडा लोहा, 7 वर्ष 7 गीत वर्ष। ये किनकी रचना है? धर्मवीर भारती की। फिर है शंभुनाथ सिंह, इनकी रचना है समय की शिला पर। फिर है नरेश मेहता, इनकी रचना है वन पांखी सुनो। फिर है जगदीश गुप्त, इनकी रचना है नाव के पाँव और हिमदंश। फिर है ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी रचना है बंसी और बादल। फिर रामदरस होगा, यहाँ दरण दिया गया है, रामदरस मिश्र हैं, ये हैं बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, इनकी रचना है। फिर रविंद्र भ्रमर हैं, रविंद्र भ्रमर के गीत। राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है आओ खुली बयार। फिर है चंद्रदेव सिंह, इनकी रचना है 5 जोड़ो बांसुरी। तो ये कुछ नवगीतकार हैं और उनकी रचनाएं हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह का बंसी और बादल, किनका लिखा हुआ है बंसी बादल? ठाकुर प्रसाद सिंह का। ठाकुर प्रसाद सिंह का बंसी और बादल नवगीत के स्वरूप और विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाला एक महत्वपूर्ण गीत संग्रह है। तो ये जो गीत संग्रह है बंसी और बादल, जो किसने लिखा है? ये ठाकुर प्रसाद सिंह ने लिखा है। इसमें नवगीत का जो स्वरूप है, जो रूप है, उसकी जो विशेषताएं हैं उन पर विशेष प्रकाश डाला है। इसमें लोक जीवन का सहज संस्पर्श विद्यमान है और लोक भाषा की सहजता को भी अपनाया गया है। मतलब नवगीत में जो लिखा गया है बंसी और बादल, इसमें आपको लोक जीवन का सहज संस्पर्श, यानी लगता है कि ये स्पर्श करता है लोगों के जीवन को, और लोक भाषा की सहजता को भी, मतलब लोगों की जो भाषाएं हैं, जो साधारण भाषाएं हैं, ग्रामीण भाषाएं जो हैं, उसको भी अपनाया गया है। गीतकार के हृदय के रागात्मक भाव का सहज स्फुरण दर्शनीय है। उसके अंचल के लोक जीवन में संवेदनशील जीवन संदर्भ एवं सौंदर्य परक बिंब चुने हैं। सामाजिक वैषम्य भी कहीं कहीं उभरा है, किंतु प्रायः रागत्व की अधिकता के कारण दबसा गया है। कहने का ये अर्थ हुआ कि सामाजिक वैषम्य, यानी लगता है कि सामाजिक दूरियां, मनमुटाव कहीं कहीं आए हैं, परंतु रागत्व इतना ज़्यादा है, राग तत्व यानी प्रेम का तत्व इतना ज़्यादा है कि ये जो शत्रुता का जो भाव है, वैषम्य का जो भाव है, वो ख़त्म हो जाता है।
नवगीत राग को यथार्थ से अनुबंध कर जीवन को नए सिरे से समायोजित करने की चेष्टा है। ठीक है, यह प्रयास धर्मवीर भारती के 7 गीत वर्ष में दिखता है। कौन सा प्रयास दिखता है? यथार्थ से अनुबंधित कर जीवन को नए सिरे से, मतलब जो बीत गया है उसकी बात ना करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रयत्न करने का जो है प्रेरणा देता है नवगीत। और यह प्रयास किसने किया है? धर्मवीर भारती ने अपनी कविता 7 गीत वर्ष में। उन्होंने युग की संक्रांति को व्यक्त करने के लिए मध्यम वर्ग की पीड़ा को अपना वर्ण विषय बनाया। कहने का ये अर्थ है कि जो युग चल रहा था उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने मध्यम वर्ग की जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, उसको अपनी कविता क्या बनाया है? विषय बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यानी उसके बाद युवा पीढ़ी जिस तनाव से गुजर रही थी, जिस निरर्थकता बोध से कुंठित हो रही थी और अपने अस्तित्व को लेकर जिन शंकाओं से जूझ रही है, उन सब का 7 गीत वर्ष में सफल चित्रण है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो युवा पीढ़ी के ऊपर जो तनाव था, जो कुंठाएँ थीं, जो हीन भावनाएं उनके मन में घर कर गई थीं और अपने अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थीं, मतलब जो संदेह था, उन सब से जो युवा वर्ग पीढ़ी जूझ रही थी, उसका सफल चित्रण कहाँ किया गया है? 7 गीत वर्ष में। तो युग की संक्रांति को व्यक्त किया गया है 7 गीत वर्ष में धर्मवीर भारती के द्वारा। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से इसमें युग संक्रांति की झलक विद्यमान है। मतलब एक युग से दूसरे युग में प्रवेश जब करता है युवा वर्ग, तो उसके मन में कौन से उलझनें चलती हैं वो इस में दिखाया गया है 7 गीत वर्ष में। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने इसमें नवगीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने इसमें नवगीत, मतलब उन्होंने भी बताया है कि नवगीत की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है, मात्राओं से अधिक लय पर बल है नवगीत में। यानी मात्राओं का ये नहीं कि जैसे छंद पढ़ा आपने ना कि 16 मात्राएं जहाँ होंगी वहाँ ये छंद होगा, तो इन सब पर ध्यान नवगीतों में नहीं दिया गया, भाई लय पर ध्यान दिया गया है। संवेदन के अनुरूप लय को समृद्ध और विवृत करने का प्रयास किया गया है। संक्रमित मानसिकता के अनुरूप वस्तुबोध और जीवन के यथार्थ बोध को व्यक्त करने वाली पैनी शब्दावली, यानी ऐसी शब्दावली जो दिल को चुभोती है ना, ऐसी शब्दावलियों का और जीवन के यथार्थ वास्तविकता को प्रकट किया गया है नवगीतों में। इन सब के अंतराल से छनकर प्रवाहित होती हुई मध्यम वर्ग की छटपटाहट भरी जिंदगी की नवगीत ढालने की चेष्टा की गई है। मतलब जो मिडिल क्लास की जो छटपटाहट है, व्याकुलताएं हैं, जो बेचैनियां हैं, जो कुंठाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको नवगीत में लिखा गया है। आरंभ में लोगों की धारणा थी कि नवगीत खुरदरी अनुभूतियों को व्यक्त नहीं कर सकता। 7 गीत वर्ष में उनकी इस धारणा को भी निर्मूल सिद्ध कर दिया गया। मतलब लोगों को लगा कि नवगीत जो है वो लोगों की अनुभूतियों को, अनुभवों को, उनकी पीड़ाओं को, कष्टों को व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे धर्मवीर भारती की 7 गीत वर्ष छपी, लोगों की इस धारणा को इस संग्रह ने, 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह ने क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। ओम प्रभाकर, रमेश रंजक और अनूप अशेष जैसे नवगीतकारों ने लोक जीवन के कोमल बिंबों और संवेदनाओं के अतिरिक्त खुरदरे यथार्थ को भी वाणी दी है। यानी कड़वी जो सच्चाई है उसको उन्होंने नवगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कि इन्होंने ओम प्रभाकर, रमेश रंजक और अनूप अशेष ने, यानी लोक जीवन के कोमल बिंबों का भी प्रयोग किया, संवेदनाओं का भी प्रयोग किया और खुरदरे यथार्थ को भी उन्होंने नवगीत का विषय बनाया। नवगीत की पहचान यही है कि कवि तनाव, टूटन, कुंठा को व्यक्त करते हुए भी राग की ऊष्मा से अपना नाता जोड़े रहता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि कवि जो है भले ही वो तनावग्रस्त है, टूट चुका है, कुंठाओं से घिर चुका है, यानी हीन भावनाएं उसके मन में घर बना चुकी हैं, फिर भी उसके मन में राग की ऊष्मा यानी प्रेम की जो गर्मी है वो बनी हुई है, वो दिखाई पड़ता है नवगीतों में।
वह निराशा और व्यर्थता बोध को अपनाते हुए भी धरती की सौंधी गंध से जुड़ा रहता है। भले ही वो कितना निराश हो जाए, उसे लगे कि उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, फिर भी वो इन भावनाओं से भरकर भी अपने हृदय में धरती की सौंधी गंध रखे रहता है। वह पराजय और हताश के सागर में डूबते उतरते हुए भी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, जीने की लालसा के सूत्र में थामे रहता है। कहने का ये अर्थ है कि भले ही उसे ये अनुभव होता है कि वो हार चुका है और हताशा के सागर में डूब चुका है, फिर भी उसके मन में एक आशा बंधी रहती है, जो जीने की जो इच्छा है वो बनी रहती है। नवगीत की कला परक विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं नवगीत की? पहली है टटकी भाषा का प्रयोग। किस भाषा का प्रयोग? टटकी। आंचलिक भाषा की मिठास का ग्रहण, मतलब आंचलिक भाषा मतलब ग्रामीण भाषा, ठीक है ना। यथार्थ की खुरदरी भाषा को गीत के अनुरूप बनाने का प्रयास, यानी वास्तविकता की जो भाषा है, जो कड़वी भाषा है, उसको गीत के अनुसार ढाला गया है। युद्ध की शब्दावली का प्रयोग, जैसे लगता है कि वीर रस का प्रयोग किया गया है, युद्ध की बातें की गई हैं। प्रकृति से गृहीत अछूते बिंबों का प्रयोग, मतलब प्रकृति से संबंधित जो बिंब हैं, जो हृदय को स्पर्श करते हैं, ऐसे बिंबों का प्रयोग किया गया है। अतएव स्पष्ट है कि नवगीत हिंदी साहित्य की एक नई विधा है और इसका भविष्य निश्चय ही क्या है? उज्जवल है। तो ये हमने नवगीत पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नवगीत के बारे में ही, लेकिन कुछ ये शॉर्ट आउट है, वो थोड़ा लंबा था आपका नोट्स। ये शॉर्ट आउट नोट्स मेरे हैंड रिटन है, आप इसको भी पढ़ लें। तो नवगीत की जो शुरुआत है वो 1998 में हुई, मैंने बता दिया वहाँ पर। नवगीत के प्रवर्तक तथा हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किन्होंने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है 1998 में। किसके माध्यम से? गीतांगिनी शीर्षक नवगीत के माध्यम से, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को ही हिंदी नवगीत का क्या माना है? प्रवर्तक माना है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के लेखकों ने नवगीत को नया गीत, प्रगीत, लोकगीत, अगीत, कबीर गीत आदि नाम दिए हैं। तो लेखकों ने जो हिंदी साहित्य के हैं, उन्होंने नवगीत को अनेकों नाम दिए हैं, जैसे नया गीत, प्रगीत, लोकगीत, अगीत, कबीर गीत और आदि। नवगीत की विशेषताएं क्या हैं ये तो बता ही चुका हूं मैं, फिर भी यहाँ देख लीजिए। संक्षिप्तता के प्रति आग्रह, यानी गागर में सागर भरा गया है। सौंदर्य चेतना है, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना है। वेदनाभूति यानी कष्टों की अनुभूति को प्रकट किया गया है। मानवतावादी भावना प्रकट की गई है। आत्माभिव्यक्ति और प्रेम भावना प्रकट की गई है। सामाजिक चेतना की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति प्रकट की गई है। आधुनिक बोध, व्यंग्यात्मकता, दार्शनिकता प्रकट की गई है। ग्राम्य चेतना प्रकट की गई है। आंचलिकता, ग्रामीण संस्कृति की बात की गई है। लोक चेतना की बात की गई है। आस्था का स्वर दिया गया है। भोगवाद, क्षणभंगुरता, निराशा और वेदना के स्वर दिए गए हैं। तो ये हम लोगों ने अभी जस्ट ही पढ़ा है, इसको शॉर्ट आउट हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ कुछ परिभाषा है जो अनेक विद्वानों ने दिया है नवगीत को लेकर। तो पहले है वीरेंद्र मिश्र। तो ये क्या कहते हैं कि नवगीत आस्था अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है। उमाकांत क्या कहते हैं कि काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है। कौन है? वो है नवगीत। रविंद्र भ्रमर कहते हैं कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। ये इंपॉर्टेंट है रविंद्र भ्रमर का, इसको याद करना होगा। रागात्मक चेतना का पर्याय क्या है? नवगीत। माहेश्वर तिवारी कहते हैं कि नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांसिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी कहते हैं कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, यानी जो हिंदी कविता ने खुद की पहचान जो खो दी, वही नवगीत उसकी तलाश कर रहा है। सोम ठाकुर कहते हैं कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध स्वर है। वहीं पर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि नवगीत का विकास सन 1950 के बाद नए कविता के युग से अज्ञे द्वारा हुआ। इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा कि नवगीत का विकास कब हुआ? 1950 के बाद नई कविता के युग से अज्ञे द्वारा हुआ। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कुछ नवगीतकार के, ऐसे हम लोगों ने तो पढ़ लिया है लेकिन फिर भी यहाँ डिटेल में दिया गया है।
तो इनका देखिए है 5 जन्य, माध्यम में, खंडित सेतु, प्रेम गीत, रूपम भी, रूपरम भी, ठीक है, रूपरम भी, दर्द जहाँ नीला है, समय की शिला पर, कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, छायालोक, उद्यांचल, मनवंतर और दिवालोक। तो ये किनकी रचना है? शंभुनाथ जी की, इतनी रचना है। फिर वीरेंद्र जैन की है झुलसा है, छाया नट धूप में। फिर नीरज की रचना है संघर्ष अंतर, ध्वनि बादल बरस गयो, प्राणगीत, नीरज की पाती, नदी किनारे, लहर पुकारे, गीत भी अगीत। रविंद्र भ्रमर का ये इम्पोर्टेंट है, रविंद्र भ्रमर के गीत, इतिहास दोबारा लिखो, सोन मछली मन बसी। तो ये किनकी रचना है? रविंद्र भ्रमर की। फिर है राजेंद्र प्रसाद सिंह, भूमिका, दिग्बधु, संजीवनी कहाँ, भरी सड़क पर, गरज आंधी, आधी रात का। तो ये किनका रचना है? राजेंद्र प्रसाद सिंह का, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुंवर बेचैन, पिन बहुत सारे, भीतर सांकल बाहर सांकल, शामियाने कांच के, महावर इंतज़ारों का। वीरेंद्र मिश्र, वाणी के कलाकार, गीतम, काले मेघा पानी दे, लेखनी बेला, शांति गंधर्व। ठाकुर प्रसाद सिंह, बंशी और मदाल, महामानव, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। राजेंद्र गौतम, गीत पर्व आया है, पंख होते हैं समय के, बरगद जलते हैं। गोरख पांडे, भोजपुरी के नवगीत, जागते रहो सोने वालों, स्वर्ग से विदाई, समय का पहिया। तो ये हम लोगों ने नवगीत पढ़ा। अगली वीडियो में आपको मैं गज़ल पढ़ाऊँगा, ठीक है? चलिए।